एफआईआर में 3 शूटर समेत कुल 5 लोगों के नाम हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 शूटर्स, 3 हमलावरों को हमला करते हुए, गोलियां दागते हुए सबने देखा, लेकिन एफआईआर में कुल 5 लोगों के नाम हैं। शूटर्स के अलावा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। अतीक अशरफ मर्डर का जो केस रजिस्टर किया गया है वो एफआईआर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एफआईआर में पूरी डिटेल है, कैसे और किन परिस्थितियों में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, जो अहम जानकारियां हैं वो इधर हम फ्लैश कर रहे हैं। पहचान बनने से भविष्य में फायदा होता, हत्यारों ने यह कहा, यानी कहीं ना कहीं जो मोटिव था वो फेमस होना भी था, ये पता चलता है। इसके अलावा एफआईआर में माइन्यूट डिटेल्स भी हैं इस हत्याकांड से जुड़ी। ये देखिए किस तरह से तमाम बातों का जिक्र है, डेट और टाइम का जिक्र है। एक एक अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। एफआईआर की ये कॉपी, और इसमें खास बात यह कि 3 हमलावरों को सबने देखा, लेकिन 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यानी एफआईआर में कुल 5 लोगों के नाम हैं। एक मोटिव जो इस एफआईआर की डिटेल्स के सामने आने के बाद नजर आता है वो ये कि हत्यारे, अतीक और अशरफ के हत्यारे मशहूर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और कहा कि अतीक गैंग का हम सफाया करना चाहते थे। यह कहा है हत्यारों ने पूछताछ में। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हत्यारों ने कहा हत्या के बाद हम भाग नहीं पाए, रिमांड शुरू होते ही हत्या की फिराक में थे हत्यारे, यह साफ तौर पर कहा गया। और इस एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि मीडिया कर्मियों ने उस वक्त अतीक और अशरफ को घेर रखा था और जो हत्यारे थे वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे। एक के हाथ में माइक आईडी था जो टीवी चैनल्स के पत्रकारों के पास होता है, और दूसरे के हाथ में कैमरा था जो कैमरा पर्सन्स के हाथ में होता है। दोनों ने अचानक कैमरा हाथ से छोड़ा, दूसरे ने माइक आईडी हाथ से छोड़ा और गन निकालकर, पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। यह साफ तौर पर जो परिस्थितियां हैं वो बताई गई हैं। मीडिया कर्मियों की भीड़ में ये हत्यारे शामिल थे, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड की एफआईआर की जो कॉपी है वो सामने आ गई है, एक एक डिटेल आपके सामने है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए समीर, इसमें तमाम जो जानकारियां हैं अलग अलग पन्नों में एफआईआर के, वो हम दे रहे हैं। अब इसमें जो पेज नंबर 8 है एफआईआर का, उसमें ये जानकारी सामने है कि किस तरह से इस पूरी घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अतीक व अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड की सूचना जब से हमें मिली थी, तब से हम लोग मीडिया कर्मी बनकर, यहां के स्थानीय मीडिया कर्मियों की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही समय व मौका मिल नहीं पाया। जी, और करुणा ये पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताई गई है जो इन्होंने कबूला है पूछताछ में। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोविंग एडिटर हमारे। पंकज, और क्या डिटेल मिल पाई है, और इस एफआईआर में स्थितियां, परिस्थितियां जो डबल मर्डर की हैं वो बहुत हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, और क्या डिटेल आप हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे? देखिए, एफआईआर वो प्रामाणिक दस्तावेज है जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, इसीलिए बहुत शोक बजाकर ये एफआईआर को लिखा गया है। एफआईआर को फाइनल टच देने से पहले इसे लखनऊ भेजा गया, लखनऊ से अप्रूवल लेने के बाद इस एफआईआर को लॉन्च किया गया। इसमें देखिए ये 2 चीजें साफ हुई है। ये जो सवेरे से बात कही जा रही थी घटना के बाद से, कि वो दोनों मारकर वहीं अपने को एक तरीके से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिए, ये बात बिल्कुल नहीं है। वो तो तीनों जो हत्यारे थे वो भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस की संख्या अधिक होने के कारण, मीडिया कर्मियों के जमावड़े के कारण वो तीनों भागने में नाकामयाब रहे। प्लानिंग ऐसी थी कि 2, एक के पास जो कैमरा, दूसरे के पास माइक आईडी था, वो फायर करेगा और तीसरा वाला जो था वो पीछे से कवर करेगा।
चौथी बात ये थी, जो हम सवेरे से इस बात को टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस बात को बताया कि ये तीनों चाहते थे कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उनका बड़ा नाम हो जाए, वो फेमस हो जाए, उनको भी लोग जाने। ये बात अब सामने एफआईआर के जरिए साबित हो रही है। जी अच्छा पंकज जी, इसमें जो एफआईआर में जो अभी तक की पूछताछ हुई है, ये बात भी दर्ज है कि कैसे बताया गया है कि ये मीडिया कर्मी बनकर लगातार मौजूद थे और उसके बाद मौका मिलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बहुत बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी में, दोनों के बहुत बड़ी चूक हुई है अतीक और अशरफ की, क्योंकि जब से वो साबरमती जेल से प्रयागराज आए हैं तो तब से ये लोग पत्रकार बनकर तीनों हत्यारे आरोपी जो हैं वो तीनों लगातार ट्रैक कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, उनको मारने के फिराक में थे। इन लोगों ने तय किया कि नहीं, अस्पताल के पास ही मारेंगे। और एक और जरूरी बात यह है कि लवलेस भी क्रॉस फायर में, ये जो तीनों आरोपी हैं उसमें से एक लवलेस को भी गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। ये जानकारी है। ठीक है पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की एक एक डिटेल सिर्फ यही है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। विक्रम सिंह जी, जो स्थितियां परिस्थितियां सामने आ रही हैं और एफआईआर में भी जिन बातों का जिक्र है, इशारा किस तरफ है, क्या हुआ है, क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं आप एज अ पुलिस ऑफिसर? समीर जी, जितना एफआईआर में समावेश हुआ है और उससे कहीं अधिक जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर अनुसंधान आवश्यक है। एक हत्यारे के लिंक बताए जा रहे हैं सुंदर भाटी से। सुंदर भाटी वही व्यक्ति है जिसने मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी दास्ता जेल में। इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए, इनका तो कहते ना कि हम बड़ा नाम करना चाहते थे। बड़ा नाम करना चाहते थे तो टर्की की पिस्टल कहां से आ गई? आप तो जैसे आपकी हैसियत नहीं लग रही है, तो आप जाइए पंजाब में जो हथियार गिराए जाते हैं, उन हथियार के गिराए जाने के ऊपर अगर वहां से लिंक है तो एक पहला एंगल होना चाहिए कि जो पंजाब के हथियार जो आर्म्स लॉबी है वो साइलेंस करना चाहती होगी। दूसरे, जिसके जगह पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्डर और राजनेता है जिनके यहाँ निवेश हुआ है इसका, उसके निवेश के ऊपर भी उनके एक स्वार्थ था कि अतीक कहीं ऐसा न हो एनआईए तफ्तीश करे और उनका नाम और निवेश खुल जाए। तो इसके ऐसा नहीं है समीर साहब कि एक ही पेज के अंदर हम समझ ले जो एफआईआर में दिया है वो बिल्कुल सही है, संभावना है और प्रथम दृष्टया है, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं ये एक बहुत ही लंबी विवेचना चलने वाली है। और जिसमें इन तीनों से गहराई से न केवल नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट, बल्कि जो सूत्र दे और पिछले 25 दिन से, जब से मैं कहूंगा कि अतीक के मामले की बात चली है ले जाने की, तब से ये कहां गए हैं, किससे बात की है और किसके संपर्क में रहे, ये महत्वपूर्ण होगा अनावरण। बिल्कुल, ये कड़ियां जोड़ना बहुत जरूरी होगा। विक्रम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन चौबे का रुख करते हैं एफआईआर को लेकर जो खबर है, जो एक एक डिटेल से। विपिन, ये बताइए कौन सी बड़ी बड़ी बातें इस एफआईआर में दर्ज हुई है, क्या पूरी डिटेल आपके पास इसके बारे में? देखिए, एफआईआर इस पूरे मामले में हो चुकी है। 3 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। मॉडस ऑपरेंडी इसमें बताया गया कि ये लोग फेमस होना चाहते थे। 48 घंटों से ये लगातार इस इलाके की रेकी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की ये पूरी कहानी, पुलिस की ये पूरी थ्योरी गले से नहीं उतर रही है। तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम एक्स आईपीएस, एक्स डीजीपीज इस थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस पूरे मामले में आप देखिए 3 पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया है, दर्जनों गोलियों का इस्तेमाल किया गया है, 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया है, होटलों में आकर रुके थे, 3 जगहों के 3 शूटर्स को बुलाया गया था, तीनों का आपराधिक इतिहास था। तो ये कोऑर्डिनेशन किसका था? अगर एक आदमी फेमस होना चाहता था तो उसने दोनों को कैसे मिलाया? ये कोऑर्डिनेशन कब हुआ? अतीक जब साबरमती जेल से यहां लाया गया उसके बाद अरेंज कैसे किया गया? पैसे का मैनेजमेंट कहां से हुआ? 3 पिस्टल किसने अरेंज की? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस एफआईआर में लूप होल्स नजर आते हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है शाहगंज थाने में। विपिन, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन एफआईआर की जो डिटेल्स में कई चौंकाने वाली जानकारियां हैं वो भी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। टीआर कक्कड़ साहब, पूर्व पुलिस कमिश्नर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एफआईआर की जो कॉपी है कक्कड़ साहब, उसमें पेज नंबर 8 पर इस बात का जिक्र है कि इन तीनों की ये मंशा थी कि अतीक अहमद के गैंग का सफाया करके ये चर्चा में आए, इन्हें प्रसिद्धि हासिल हो और इनका मकसद यह था कि हत्याकांड के बाद फरार हो जाएं। ये एफआईआर में जिक्र है, लेकिन कहा यह गया है कि पुलिस की तेजी के चलते ये तीनों पकड़े गए। पुलिस अगर तेजी दिखाती
तो क्या दोनों आरोपियों को बचाया भी जा सकता था? अतीक को, अशरफ को बचाया भी जा सकता था, लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि दो हथियार जी, लोगों ने गोलियां चलाई उन पर, ये बिल्कुल साफ है। ये कहना कि वो इनका सफाया करना चाहते थे, मशहूर होना चाहते थे, प्रसिद्धि लेना चाहते थे, ये तो जैसे उनसे पता लगा है एफआईआर दर्ज कर दी गई है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अपने आप में अंत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश के कारण ये हुआ है। अब ये लोग किसी न किसी यूपी की गैंग को बिलोंग करते हैं और ये चाहते थे कि अतीक अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि अब उसने थोड़ा थोड़ा बेवकूफ़ी की वजह से भी कुछ भी कह दो, उसने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी थी। राइट। और सबसे बड़ा ये जो तीन दिन पहले आया था कि पंजाब में ज़ख़ीरा है हथियारों का, ये तो ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल शांत करना, उसको बिल्कुल मार देना चाहते थे, ताकि ये हथियार कहाँ पे हैं, कैसे आते हैं, ये सबसे बड़ी साजिश है। और इस पर अभी बहुत कुछ आगे निकलेगा। और ये लोग किस गैंग को, जस्ट टू बिलीव कि ये लोग कहते हैं कि हमने मशहूर होना था, हमने इसको करना, मैं इस कहानी को नहीं लेता हूँ। ये कहानी सिर्फ उनके मुंह से है, जब छानबीन होगी तो बहुत आगे। मेरा तो सिर्फ ये है कि ये इतनी बड़ी घटना और इतने बड़े शातिर बदमाश को मारा गया है, जिसकी काफ़ी पहुंच थी यूपी में। एक जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट के किसी जज से या एक टीम से होनी चाहिए। इसके कम जो है और कुछ भी नहीं हो सकता। लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक ये एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है इस केस में, बिकॉज एक लंबी दास्तां है ये। सिर्फ इनका कहना कि हम मशहूर होना चाहते थे, बिल्कुल ये तो ठीक है, एफआईआर में जो उन्होंने कहा उन्होंने लिख दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तीनों किसी के द्वारा निर्देशित हो रहे थे, कहीं से निर्देश इन्हें मिल रहे थे, इनका मास्टरमाइंड कोई और है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे टीवी9 भारतवर्ष इस हत्याकांड की पड़ताल कर रहा है। जब से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जब यह गोलीकांड हुआ, तब से लेकर अभी तक किस तरह से लगातार हमारी जो टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, वो हर एक जानकारी आपको इन्वेस्टिगेशन के जरिए दिखा रही है। ये शाहगंज थाना जहां पर टीवी9 की टीम मौजूद है, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है, जहां हिरासत में लेकर तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। ये वो अस्पताल है जहां पर पोस्टमार्टम 5 सदस्यीय टीम करेगी, और कब्रिस्तान जहां पर अतीक और अशरफ दोनों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शूटर जो लवलेश है, एक आरोपी जो बांदा का रहने वाला है, इसके अलावा दूसरा आरोपी जो हमीरपुर का, और तीसरा कासगंज, वहां पर भी हमारी टीम पहुंची। तो लगातार ग्राउंड में हमारी टीम मौजूद है। बिल्कुल, चप्पे चप्पे पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम की मौजूदगी और इस सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ की हत्या में जिगाना मेड पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है। तुर्की की कंपनी बनाती है जिगाना मेड पिस्तौल। यह पिस्तौल अवैध तरीके से भारत लाई जाती है। और चौंकाने वाली जानकारी ये कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत आती रही है जिगाना पिस्तौल। और सिद्धू मूसेवाले की हत्या भी जिगाना मेड पिस्तौल से ही की गई थी, और अब जिगाना मेड पिस्तौल से ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को मौत के घाट उतारा गया है। और इन्हीं में से एक आरोपी अगर बात की जाए, सनी सिंह, जिसका नाम है अतीक की हत्या का आरोपी है सनी सिंह। और उसकी तस्वीर आप देखें, तस्वीर हम उस आरोपी की आपको दिखा रहे हैं, अतीक की हत्या के आरोपी सनी सिंह की। ये तस्वीर है जो फोटो सामने आई है। 3 आरोपी, उनमें से एक सनी सिंह है, एक है जो बांदा का रहने वाला है लवलेश, और उन्हीं में से एक है सनी सिंह। कासगंज, हमीरपुर, बांदा, ये 3 लोकेशन बताई गई है जहां के रहने वाले थे, और उनमें से एक सनी सिंह जिसकी तस्वीर सामने आई है। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, और क्या जानकारी सनी सिंह को लेकर सामने आ रही है? तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को।
ये शनि सिंह जो है, इसका एक और नाम मोहित है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। और जैसा आपने उसके घर वालों से देखा था, उसके पड़ोसियों से बात की थी हमारे वहां के सहयोगी ने, इस मुकदमे में जो 3 नाम हैं, शनि उर्फ मोहित, अरुण मौर्य और साथ ही लवलेश तिवारी। लवलेश को गोली लगी है और तीनों आए थे और उससे पहले तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी। यहाँ एक अभी इस बात की भी जानकारी मिल रही है और छानबीन हो रही है कि क्या ये प्रयागराज के किसी होटल में ठहरे थे, क्योंकि प्रयागराज की पुलिस लगातार कई होटलों में गई है। वहां से डीवीआर और वो जो रजिस्टर होता है जिसमें उनकी एंट्री होती है, आधार कार्ड का नंबर होता है, उन सब चीज की पड़ताल कर रही है। तीनों किस तरीके से पत्रकार बने, कहां से कैमरा आया, कहां से माइक आईडी बनवाई, कहां से प्रेस का कार्ड बनवाया, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन ये साफ हो गया है कि तीनों का मोडस ऑपरेंडी जो था वो ये था कि उनको फेमस बनना है, तीनों कुछ ऐसा करना चाहते थे, तीनों भागकर निकलना भी चाहते थे। ये सारी बातें एफआईआर में बताई गई हैं। ठीक है पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी देखिए, ये तो क्लियर हुआ है अब तक की तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में, कि इन तीनों का ही आपराधिक रिकॉर्ड है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पहले भी कई अपराध को अंजाम दे चुके हैं। ये मुमकिन क्या ये भी है आपकी नजर में कि इन तीनों को हायर किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई गई हो? मुमकिन क्या ये भी है? लगता है कि मास्टरमाइंड कोई और ही है और जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल ये पुलिस या पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर। विक्रम जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया। जी सही है। जी समीर साहब, संभावना इसकी बड़ी प्रबल है। आपके रिपोर्टर्स ने जाके इनके घरों को देखा, इनकी माली हालात ऐसे नहीं है कि ये मोटरसाइकिल्स और आपने प्रेस के ये और तुर्किया की बनी 3 पिस्तलें ले आए, और जिस तरीके से प्लानिंग और इन्होंने एक्सिक्यूट किया है, ये बहुत ही शातिर दिमाग से, जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, ये हत्या भी उसी शातिर दिमाग की उपज है। ये इनकी बौद्धिक स्तर और इनकी माली हालात ये इंगित नहीं करते हैं ये इस षड्यंत्र को अकेले अपने दम पे पूरा कर सकते थे। इसीलिए आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है कि इसके पीछे कौन है, और इसके पीछे तभी पता लगेगा जब पिछले 30 दिन में ये किन किन से संपर्क में थे, इसका अनावरण तभी हो पाएगा। क्योंकि ये कहीं हम फेमस बनना चाहते थे, प्रसिद्धि चाहते थे, ये संतोषजनक ये उत्तर मुझे सब दिखाई नहीं पड़ रहा। सही बात है, सही बात है। विक्रम जी बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें, और इस वक्त बहुत अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की टीम हर जगह मौजूद है। ये देखिए पहली तस्वीर, हमारे सहयोगी विपिन चौबे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात कर रहे हैं और कई अहम जानकारियां उन्होंने इस इंटरव्यू के जरिए साझा की। वहीं हमारे एक और सहयोगी पंकज झा पहुंचे प्रयागराज के उस होटल में जहां पर तीनों हमलावरों ने रूम बुक कराया था, जहां पर तीनों हमलावर ठहरे थे और पूरी प्लानिंग की गई। हत्यारों के घर पर, यानी 3 हत्यारे थे, 3 हमलावर थे, तीनों के घर पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची और हत्यारों को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये जो अरुण मौर्य आपको नजर आ रहा है, अरुण मौर्य उर्फ कालिया, ये पहले भी थाने में घुसकर, जीआरपी थाने में घुसकर एक हत्या को अंजाम दे चुका है। तो कई बड़े खुलासे इस हत्याकांड से जुड़े सिर्फ और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। करुणा। बिल्कुल समीर, और जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रयागराज के किसी होटल में जाकर ये ठहरे थे, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने जाकर पड़ताल की है। देखिए आप रिपोर्ट। मैं अभी रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज है उसके सामने वाले इलाके में हूँ और यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे होटल हैं, जैसे महिमा दिख रहा है, होटल मुकेश, राधे, शेरे पंजाब। और जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस को इस बात का शक है कि जो तीनों लड़के थे जो हमीरपुर से आए थे, जो बांदा से और कासगंज से, जो लवलेश, अरुण और सन्नी, वो तीनों जो है वो होटल में रुके हो सकते हैं। इसीलिए जो पूरा इलाका है, जितने लॉज और होटल वगैरह हैं, वहाँ पर पुलिस की टीम आई थी, उसने कागजात वगैरह खंगाले हैं, जाँच कर रही है। आप इसी होटल से जुड़े हुए हैं? जी, होटल के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित केसरवानी है भैया। सुमित भाई को बताइए कि आज क्या हुआ था? पुलिस की टीम यहाँ आई थी आपके? पुलिस की टीम सारे होटल में गई है, होटल में जाके सारे होटल के डीवीआर्स वगैरह कलेक्ट की है, सो डैट उनको प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिल सके। कितने बजे की बात है आज? ये मेरे यहाँ तो मॉर्निंग में 5:30 बजे आए हुए थे डीवीआर लेने। 5:30 बजे सवेरे में पूरी पुलिस टीम आ गई? हाँ, सारे एक होटल्स में जाके डीवीआर कलेक्ट किए हुए हैं और उसके बाद बोले कि 1-2 दिन में डीवीआर रिटर्न करेंगे, जब तक उनको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल नहीं जाती हैं। अच्छा, तो जैसा सुमित कह रहे थे कि ये तो एक होटल का हाल था कि यहाँ से डीवीआर और तमाम ज़रूरी जो दस्तावेज और कागजात होते हैं वो लिए गए थे। इसी तरीके से और भी देखिए इस पूरे लाइन में दोनों ही तरफ इसी तरीके से छोटे छोटे होटल वगैरह हैं और पुलिस की जब टीम आई थी तो उसने सारे ब्यौरे वगैरह यहाँ से लिए थे। क्या हाल है? क्या नाम हुआ आपका?
प्रेम प्रकाश भाटिया। प्रेम प्रकाश जी, आपके पास भी यहाँ भी पुलिस टीम आई थी आज? हाँ, सुबह टीम नहीं आई थी, वो आए थे लेने। क्या डीवीआर? डीवीआर लेके गए हैं। कुछ पूछताछ भी की उन लोगों ने? नहीं, पूछे नहीं। कोई फोटो वोटो दिखा के कि इस तरह के लोग आपके यहाँ रहने आए हैं? नहीं, पूछे नहीं। इस तरह की बात नहीं हुई थी। आप जो लोग आते हैं उसी तरीके से आप एंट्री बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, सबका आधार कार्ड फोटो कॉपी करते हैं। इस सवेरे कितने बजे की बात होगी जब पुलिस टीम आई थी? 5-6 के बीच। 5-6 बजे सवेरे की। तो देखा, सब लोग यही कह रहे हैं कि 5 से 6 बजे सवेरे के बीच में जितने भी लाइन से इस पूरे इलाके में स्टेशन के सामने होटल बने हुए हैं, पुलिस टीम यहाँ आई थी प्रयागराज की, जो मामले की जांच कर रही है कि तीनों ये जो लड़के हैं, लवलेश और अरुण और साथ ही सनी, वो आखिर किस होटल में ठहरे थे, और फिर यहाँ पर वो देखना चाहते हैं डीवीआर, ताकि उसे पता चलेगा कि वो आए थे, उनकी एक्टिविटी क्या थी। इसकी छानबीन की जा रही है। कैमरामैन निशांत के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, लगातार कई अहम जानकारियां हमलावरों के बारे में, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, परिस्थितियां क्या थी उसके बारे में, एफआईआर की कॉपी में भी बहुत कुछ साफ हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अब किस तरह से आगे बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इस हत्याकांड में यह है कि तीनों के तीनों हमलावरों ने सरेंडर कर दिया और उन्हें हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि कंट्राडिक्शन है, एक तरफ वो ये कहना चाह रहे थे और जो एफआईआर में बात दर्ज की गई है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम हत्या करके फरार होना चाहते थे। हाँ। लेकिन जो वीडियो मौके पर बरामद हुआ है और जो मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है उसमें कंट्राडिक्शन है। उसमें आप देखिए कि हत्या करते हैं तीनों, गोलीबारी करते हैं और तीनों के तीनों अपनी पिस्टल जमीन पर फेंक देते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसके अलावा मोटिव और इंटेंशन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मोटिव जितना आसान, जितने सरल शब्दों वही में तो वीडियो बयान किया देखकर जा रहा कहीं है, से ये मोटिव लग नहीं इतना रहा है बस नहीं हो विपिन। सकता है। एफआईआर में जिस बात का जिक्र है वो वीडियो में देखकर तो लग नहीं रहा कि ये भागना चाहते थे। बिल्कुल, उस एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है और मैं उसी एफआईआर की कॉपी को पढ़ रहा था और इस एफआईआर की कॉपी की कहानी में बहुत सारे झोल हैं और ये झोल क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस की कहानी गोल गोल क्यों घूम रही है? इतने बड़े माफिया, इतने बड़े अपराधी की हत्या हो जाती है और पुलिस बिल्कुल स्मूथली काम कर रही है। 1 घंटे बाद आप सोचिए, घटना स्थल पर 10:35 पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। 11:30 बजे कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा डीएम के साथ पहुंचते हैं। 1 घंटा लग जाता है कमिश्नर और को पहुंचने में। विपिन इसमें एक पेज ये भी है, विपिन इसमें एक पेज ये भी ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर है। अतीक अशरफ के तीनों शूटर के आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। शूटर अरुण मौर्य की बात की जाए, अरुण कासगंज में कालिया के नाम से जाना जाता है। 6 साल से बाहर रह रहा था शूटर अरुण मौर्य। हमीरपुर का रहने वाला जो दूसरा शूटर जिसका नाम है सनी सिंह, वो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। और बांदा का रहने वाला शूटर लवलेश नशेड़ी है। कभी कभी घर जाता और ये बताया जा रहा है उसके पिता से जब बात हुई कि उससे काफी वक्त से तो संपर्क ही नहीं था। तो ये जो जानकारी है वो तीनों शूटर्स के लिए सामने आ रही है। तो अब देखिए, अब आपको तीनों शूटर्स के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो अपराध की दुनिया से इनका नाता रहा है। शूटर्स की क्रिमिनल फाइल इस वक्त आपके सामने हम खोल रहे हैं। लवलेश तिवारी जो कि बांदा का रहने वाला है, पहले भी जेल जा चुका है, थप्पड़ मारने के केस में जेल गया है, 1.5 साल तक जेल में था। ये नशा करने का आदी बताया जाता है, नशेड़ी बताया जाता है। अगला नाम है हमीरपुर का रहने वाला अरुण मौर्य जो दूसरा आरोपी है। पहले से एफआईआर इसके खिलाफ अलग अलग केसेस में दर्ज है। अरुण मौर्य के खिलाफ पुलिसकर्मी की हत्या का भी इस पर आरोप है। हत्या के बाद से यह फरार था और अब इस हत्याकांड को इसने अंजाम दिया। अगला जो आरोपी है वो है कासगंज का सनी सिंह। पुलिस फाइल में हिस्ट्री शीटर के तौर पर इसका नाम दर्ज है। 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इसके खिलाफ हैं। कई संगीन मामलों में एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हुई है। बचपन में ही घर छोड़कर ये भाग गया था। कुछ श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो ये बात सामने आ रही है और इसमें इनका ये कहना कि इनका मोटिव था फेमस होने का, लेकिन ये तो बेहद ही शातिर नजर आ रहे हैं। तो क्या यही शातिराना अंदाज जो इनके पास ऐसा लग रहा है कि पहले से ही एक्सपीरियंस था अपराध को अंजाम देने का, वो पुलिस के साथ भी गुमराह करने में इनका अंजाम, ये अंदाज सामने नहीं आ रहा? देखिए, निश्चित रूप से जो इनका इतिहास भूगोल रहा है, जो इनका रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत ही शातिर रहा है और ऐसा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल
नासमझ या एक किसी उत्तेजना में हुए हों, और इनको जहाँ से भी जिस भी तरीके से ये कार्य करने की प्रेरणा मिली है वो एक और बड़ा शातिर हो सकता है। इस पूरी एफआईआर में पेच मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो है ये कि कल रात तक ये थी खबर कि जब पुलिस इन्होंने मारा तो इन लोगों ने सरेंडर करा है, और ऐसा लगता भी था। पुलिस ने कोई भी ऐसा काउंटर करने की कोशिश नहीं की है कि उनको मारने की कोशिश की हो, उनको मार गिराने की कोशिश हुई, वो नहीं नज़र आई। दूसरी आज जो बात नज़र आ रही है, अरुण आर्या की उम्र का सवाल है। 18 साल की उम्र अगर वो सचमुच एफआईआर में दिख रही है और वो कहीं मैच करती है तो बहुत बड़े सवाल हैं कि क्या वो इतना बचपने में अपराधी बन गया था, और 18 है भी नहीं है। आगे की रणनीति बहुत सारी तय करेगी कि 18 होने में क्या नुकसान है और फ़ायदा क्या है। ये हम सब जानते हैं कि अगर 18 से 2 दिन भी कम होगा अपराध के दिन में तो वो। और अंकुश जी, इसमें एक खबर यह भी है कि जो तीनों से जब अलग अलग बयान दर्ज करवाए गए तो तीनों के बयान में विरोधाभास भी था। बिल्कुल, असली चीज तो यही है कि वो और विरोधाभास बयान दर्ज कराए और बयान दर्ज हुए भी विरोधाभासी हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस ने किस तरीके से, कैसे और क्या संभावनाओं को देखते हुए और समझते हुए इनको दर्ज भी किया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कहीं कोई तार नहीं मिल रहे हैं। जानकारियां अक्कू जी वो सामने आ रही हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। जरा ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इन शूटर्स पर यानी तीनों हमलावरों पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। ये देखिए, शूटर्स पर कौन कौन सी धाराएं। धारा 302 कत्ल की धारा, धारा 307, धारा 25 और 27, इसके अलावा धारा 3 और 7, ये तमाम धाराएं इन हमलावरों पर लगाई गई हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इसे? अब पुलिस की तफ्तीश को आज की तारीख में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या और किया जा सकता है, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन ये देखिए, हत्यारों का जो कबूलनामा है वो अब सामने आ गया है। एफआईआर के मुताबिक हम लोग अतीक और अशरफ गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका फायदा भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम लोग पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए, एफआईआर की कॉपी और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड की सूचना जब हमें मिली थी, तब से हम लोग मीडिया कर्मी बनकर स्थानीय मीडिया कर्मियों की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे। ये प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में बोला इन्होंने, किंतु सही समय का मौका नहीं मिल पाया और आज मौका मिला तो हम लोगों ने घटना को अंजाम दे दिया। ये एफआईआर की कॉपी में मेंशन। समीर एक देखिए, बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताया, अतीक अहमद की पत्नी प्रयागराज कौशाम्बी में सरेंडर कर सकती है। 3 में से किसी एक थाने में कर सकती है शाइस्ता परवीन सरेंडर। जो जानकारी सामने आ रही है, प्रयागराज के धूमनगंज या फिर खुलदाबाद थाने में सरेंडर हो सकता है शाइस्ता परवीन का। इससे पहले भी हमने इस खबर को ब्रेक किया था, वो जो सोर्सेस के हवाले से खबर थी, क्योंकि बताया जा रहा था जो अतीक का वकील है उसकी तरफ से कहा गया था। और अब देखिए, ये खबर सामने आ रही है जो कंफर्म होती नजर आ रही कि 3 में से किसी एक थाने में शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो सरेंडर कर सकती है। विनय रघुवंशी हमारे साथ जुड़े। विनय, क्या जानकारी? देखिए, मैं बता दूं कि शाइस्ता परवीन जो है वो लगातार घटना के बाद से ही फरार चल रही थी। तो ऐसे में जो इनपुट मिला है वो बताया ये जा रहा है कि प्रयागराज के जो पूरा मुफ्ती और खुलदाबाद और धूमनगंज का जो थाना है वहां पे जो है शाइस्ता परवीन जो है वो सरेंडर कर सकती है। और जो उनके वकील है, जो अहम जानकारी आई है, जो उनके वकील है वो तीनों थानों पर, यहाँ पर उनके वकीलों ने एक तरीके से डेरा डाल रखे हैं। बताया ये जा रहा है कि किसी भी वक्त शाइस्ता परवीन जो है इन तीनों थानों में से किसी वक्त भी पहुंच सकती है और सरेंडर कर सकती है। ये अहम जानकारी जो है ये हासिल हुई है। बिल्कुल, यानी विनय, जिस तरह से पहले असद का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अतीक और अशरफ की भी जान ले ली गई, यानी उनकी हत्या कर दी गई, अब उसके बाद कहा यह भी जा रहा था कि शाइस्ता परवीन के पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। और अब इस खबर का सामने आना कि आज किसी भी वक्त सरेंडर संभव है, किस तरह से देख रहे हैं पुलिस वाले इसे?
देखिए पुलिस के पास सबसे पहले इनपुट मिला था जिस वक्त असद को जब दफनाया जा रहा था, तो उस वक्त भी पुलिस के पास इनपुट मिला था कि किसी वक्त भी कब्रिस्तान पर शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है, जिसके लिहाज से पुलिस ने यहाँ पे सादे वर्दी में पुलिसकर्मियों को, लेडीज पुलिसकर्मियों को यहाँ पे तैनात करके रखे थे। पुलिस ने अपने इंतजाम जो है वो पुख्ता कर रखे, लेकिन असद की जो दफनाने के वक्त जो है शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। लेकिन जिस तरीके से कल जो है माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जिस तरीके से गोली मार के उनकी हत्या हुई, बिल्कुल बिल्कुल विपिन, देखिए वो गाड़ी आ गई है जिसमें से पोस्टमार्टम होने के बाद इसी गाड़ी में अतीक अहमद और अशरफ का शव जाएगा। ये डेड बॉडी को ले जाने वाली गाड़ी है, बॉडी वैन जिसको कहा जाता है, और इसी गाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए जब कसारी मसारी के कब्रिस्तान में उनके शव ले जाए जाएंगे तो डेड बॉडी वैन यहाँ पर आ चुकी है, उसके ड्राइवर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आपको मालूम चला पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया? बताया गया कि वहाँ गाड़ी पहुँच जाए, पोस्टमार्टम हाउस जी, वहाँ पे आए। अच्छा, अतीक और अशरफ के लिए ही ये गाड़ी मंगवाई गई है? हाँ हाँ जी। अच्छा, कितने बजे निकलने का कार्यक्रम है, बताया गया है क्या? कोई टाइम। क्या नाम है आपका? यहाँ से क्या सीधे? मेरा नाम ज्ञानंद प्रताप सिंह है। तो कहाँ, यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा? कब्रिस्तान ले जाएगा? डॉक्टर लोग बताएंगे, टीम बताएगी। अच्छा, कब तक निकलने की संभावना? कितने बजे का टाइम? इसका टाइम नहीं मालूम। अच्छा, तो देखिए ये अतीक और अशरफ की डेड बॉडीज को कब्रिस्तान ले जाने के लिए जिस गाड़ी को बुलाया गया है उसका इंतजाम कर लिया गया है। शासन और प्रशासन के निर्देश पर यह डेड बॉडी वैन फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके ड्राइवर हैं, गाड़ी लेकर पहुंचे हैं और पोस्टमार्टम लगभग 2 बजे के बाद शुरू होगा। 2 से 3 घंटे की प्रक्रिया है। 2 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करने के लिए 5 डॉक्टरों का पैनल, वीडियोग्राफी होगी और पोस्टमार्टम के दौरान सीएमओ प्रयागराज भी मौजूद रहेंगे। बड़े ऑफिशियल्स की मौजूदगी में यह पोस्टमार्टम किया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा। परिवार से जो जानकारी मिल रही है, वकीलों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अतीक अहमद के बहनोई जो असद के फूफा थे और अतीक अहमद के ससुर जिन्होंने असद के डेड बॉडीज को हैंडओवर लिया था, वो वही अतीक और अशरफ दोनों की डेड बॉडीज को लेंगे। जो उनकी कब्रें हैं उनको खोदे जाने का काम शुरू हो चुका है और डेड बॉडीज को लाने के लिए फिलहाल वैन मॉर्चुरी हाउस पहुंच चुकी है। समीर। अच्छा विपिन, इसके अलावा एक और जानकारी, क्योंकि लगातार अब शाइस्ता परवीन के सरेंडर की बात सामने आ रही है। इससे पहले जब कसारी मसारी में शाइस्ता के बेटे असद को दफनाए जाने की बात थी, तब भी कहा जा रहा था कि शाइस्ता आखिरी बार देख लेना चाहती है, सरेंडर कर सकती है। क्या अब जब उसी जगह पर असद और अशरफ को ले जाया जाएगा दफनाने के लिए, अब यह खबर आ रही कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है? बिल्कुल पूरी संभावना है, क्योंकि अब शाइस्ता के पास रास्ते बंद हो गए हैं। अतीक का सहारा था, अशरफ का शौहर अतीक और जो देवर था अशरफ उसका सहारा था और उन्हीं के आतंक की बदौलत ये पूरा उसका साम्राज्य चल रहा था। लेकिन अतीक और अशरफ की गैर मौजूदगी में जब उसके 4 बेटे जेल में हो, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हो, 2 बेटे जेल में हो, ऐसे में एक बेटे की उसकी मौत हो चुकी है एनकाउंटर में पहले ही, ऐसे में अब उसके पास रास्ता क्या बचता है? अब भागने और बचने का, छुपने छुपाने का कोई फायदा नहीं है। सुबह ही लगभग 7 बजे उसके वकील विजय मिश्रा ने यह क्लियर कर दिया था कि या तो हम कोर्ट में सरेंडर करेंगे या तो हम पुलिस थाने में सरेंडर करेंगे और आज पूरी संभावना है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर देगी और पति के जनाजे में शामिल होना चाहती है। बिल्कुल शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और इस बीच लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना भी पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी के मंत्रियों पर पुलिस का सख्त पहरा। जी हां, यह खबर सामने आ रही है, मंत्रियों के घर मीडिया के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले हमने आपको बताया था यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम्स के तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। सुरक्षा का हवाला देकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी के मंत्रियों पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। मंत्रियों के घर मीडिया का जाना फिलहाल मुमकिन नहीं होगा, संभव नहीं होगा, पाबंदी लगा दी गई है। सुरक्षा का हवाला देकर यह पाबंदी लगाई गई है। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, इस फैसले के पीछे क्या मकसद आप देखते हैं? थोड़ी देर पहले हमने बताया अपने दर्शकों को, डिप्टी सीएम जो दोनों हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनके भी सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि हम सब पत्रकारों के लिए बहुत खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि पत्रकार बनकर ये तीनों लवलेश, अरुण और शनि गए और इन लोगों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। अब जो फील्ड में हमारे जैसे लोग काम करते हैं उनके लिए मुसीबत होगी, क्योंकि बहुत एसेसिबिलिटी होती थी।
जिस तरीके से आपने देखा अतीक अशरफ के आसपास हम लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाया करते थे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी तक पहुंच जाते थे। मैं लखनऊ की बात करूं, मुख्यमंत्री का आवास 5 कालिदास मार्ग है योगी आदित्यनाथ का, उसके 2 घर बगल में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहते हैं। राजभवन कॉलोनी में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहते हैं। तो ये हो रहा है कि अब पत्रकारों को जाने से पहले एक सिस्टम बना दिया जाए कि उनकी भी चेकिंग हो जाए, छानबीन हो जाए, कोई इस तरह का पत्रकार ना पहुंच जाए। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट है, इसीलिए प्री एम्प्टिव मेजर्स के तौर पर यह फैसला फिलहाल के लिए लिया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। और पंकज, इससे पहले हम देख रहे हैं कि अफवाहबाजों पर यूपी पुलिस लगाम लगाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाए, क्योंकि आमतौर पर मौके का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व जो हैं वो माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कल से ही सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पे तमाम तरह की चीजें फैल रही थी। इस वीडियो को सर्कुलेट कर करके सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थी। इसीलिए जितने भी जिले हैं यूपी के 75 जिलों में साइबर क्राइम की एक टीम है, उसको कल घटना के बाद से ही एक्टिवेट कर दिया गया है 24/7 कि सोशल मीडिया पर अब कड़ी नजर रखें। जो भी इस तरह की खबर को, वीडियो को आगे बढ़ाता है उसके खिलाफ एक्शन ले, उस कंटेंट को हटवाएं। इस पर दिन भर काम हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं रमजान का महीना है। आज दोपहर में थोड़ी देर बाद नमाज अदा की जाएगी। कोई स्थिति नहीं होती। मैं जिस प्रयागराज में अभी हूँ, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा है, इक्के दुक्के दुकान भी खुले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर किया गया है कि लोग अगर सड़क पर निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए चारों तरफ फ्लैग मार्च और सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपको एफआईआर की वो कॉपी दिखाते हैं जिसमें तीनों आरोपियों का जो कबूलनामा है वो दर्ज है। ये एफआईआर की कॉपी आपके सामने। से बड़ी बात क्या है, अतीक गैंग का खात्मा चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे, ये मोटिव बताया जा रहा है। पहचान बनाना चाहते थे, ये मोटिव बताया जा रहा है। मारने का सही मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिलते ही मार डाला। ये वो कबूलनामा है जो कि एफआईआर में अंकित है, जो कि एफआईआर में दर्ज किया गया है, जो कि पुलिस हिरासत में पूछताछ में इन तीनों आरोपियों ने बताया है।